नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी निकुंज पाठमाला का पाठ 6 वे 3 दिन। यह एक संकलित पाठ है जो कि डायरी लेखन विधा में लिखा गया है। मानव का आज का जीवन व्यस्तताओं से भरा हुआ है। इसके बीच से कुछ दिन निकालकर जब हम किसी निकटस्थ या दूरस्थ दर्शनीय स्थान की यात्रा पर निकल पड़ते हैं तो हमें अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। आप लोग जानते हैं हमारा आजकल का जो जीवन है वो बहुत ही व्यस्तताओं से भरा है। हर कोई अपनी अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन जब भी हम फ्री होते हैं तो किसी नजदीक, निकटस्थ मतलब किसी नजदीक में, दूरस्थ मतलब किसी दूर के स्थान पर घूमने के लिए हम लोग निकल पड़ते हैं। यही कारण है कि विद्यालयों की ओर से प्रायः हर साल शैक्षिक भ्रमण के आयोजन होते हैं। इसी वजह से स्कूल जो है हमेशा एजुकेशनल ट्रिप हर साल बनाते हैं। बच्चे इस तरह के आयोजनों का पूरा लाभ उठाते हैं और आप बच्चों को इस तरह के जो आयोजन है, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें बहुत मजा आता है। अब बात करते हैं डायरी लेखन पर। डायरी लिखना एक उपयोगी कला है। अपनी अनुभूतियों, विचारों या प्रतिक्रियाओं को सहज, स्वाभाविक शैली में लिखने की यह विधा अपने आप में महत्व रखती है। डायरी लेखन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। डायरी लेखन में आप अपने डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं आपके साथ हो रही है उसमें अपनी अनुभूतियां मतलब अपने एक्सपीरियंस, अपने विचारों को मतलब अपनी फीलिंग्स या प्रतिक्रियाओं को, या आपके साथ जो चीजें हुई है, बातें हुई है, उनमें आपने किस तरह से रिएक्ट किया है, उन सारी चीजों को हम डायरी में लिखते हैं। इसकी भाषा बहुत ही सहज और स्वाभाविक मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम डायरी जो है लिखते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा पाठ। ये जो पाठ दिया हुआ है, ये एक बच्चा है कार्तिक। वह 3 दिनों के लिए उत्तराखंड की सैर पर जाता है और उन 3 दिनों में वह क्या क्या करता है, उसे क्या क्या अनुभव होते हैं, अपने विचार, अनुभव और सारी चीजें वो उसमें लिखता है। तो आइए पढ़ते हैं इसे। कार्तिक को डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है। वह रोजाना विद्यालय तथा घर में होने वाली बातों को अपनी डायरी में लिखता है। अपने मम्मी पापा तथा छोटी बहन बबली के साथ जब वह छुट्टियों में 3 दिन के लिए उत्तराखंड की सैर पर गया तो उसने अपनी डायरी कुछ यूं लिखी। जैसा मैंने बताया, कार्तिक एक बच्चा है जिसे डायरी लिखने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है उसे। वह अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ उत्तराखंड की सैर पर जाता है तो वह अपने अनुभवों को डायरी में लिखता है, जिसके कुछ अंश यहाँ पर दिए हुए हैं। 10 मई 2017 यह पहला दिन है जब वो घूमने के लिए निकलता है। प्रातः लगभग 5 बजे हम हरिद्वार के बस अड्डे पर उतरे। पिताजी ने ऑटो वाले को बुलाया और हम उसमें बैठकर जयराम आश्रम धर्मशाला की ओर चल पड़े। पापा के किसी मित्र ने पहले से ही वहां ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। पास ही गंगा नदी होने के कारण ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब जो कार्तिक है वो अपने जो पहले दिन वो जब उत्तराखंड की सैर के लिए निकले तो सबसे पहले वो हरिद्वार के बस अड्डा मतलब जो बस स्टैंड होता है, तो वो हरिद्वार के बस स्टैंड पर सुबह 5 बजे उतरे। उसके पिताजी ने ऑटो वाले को बुलाया और उन्हें जयराम आश्रम धर्मशाला की ओर जाने के लिए कहा। यहीं पर वो लोग ठहरने वाले होते हैं। तो उनके पिताजी जो है, कार्तिक के पिताजी, उन्होंने वहां पहले से ही ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। व्यवस्था का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। सो सारे अरेंजमेंट जो उनके पिताजी हैं, उनके फ्रेंड ने पहले से ही वहां कर दिए थे। जहां वो ठहरने वाले थे उसके पास में ही गंगा नदी थी और नदी होने के कारण वहां पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यही ठंडी हवा हमें प्रेरित कर रही थी कि अभी चले और इसमें गोता लगा दे। प्रेरित करना मतलब इंस्पायर करना और गोता लगाना मतलब डाइव करना। तो जो ठंडी ठंडी हवाएं उन्हें आ रही थी गंगा नदी होने के कारण, तो उसका भी मन हो रहा था कि वो भी जाए और गंगा नदी में डुबकी लगाए या गोता लगाए। लेकिन यात्रा के कारण थकावट भी काफी हो गई थी।
हमने हल्का नाश्ता किया और कुछ सामान लेकर चल पड़े हर की पौड़ी की ओर। गंगा नदी जो है बहुत बड़ी नदी है, बहुत विशाल नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। तो गंगा नदी जो है उसमें अलग अलग जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग घाट बने हुए हैं। उसमें से ही एक घाट का नाम है हर की पौड़ी। तो वो लोग जो थे कार्तिक और उसका परिवार, वो सारा हर की पौड़ी की ओर चल पड़ा। वह यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। लगभग 20 मिनट में हम वहां पहुंच गए। वो लोग लगभग 20 मिनट में वहां पहुंच गए। सुबह के 8 बजे थे। हजारों लोग गंगा नदी में हर हर गंगे कहकर गोते लगा रहे थे। हिंदू मान्यता में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस नदी में स्नान करने से इंसान के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसी वजह से हिंदुओं में काफी मान्यता है गंगा नदी में स्नान करने की। तो जैसा कार्तिक लिख रहा है अपने अनुभव में कि सुबह के 8 बजे थे और हजारों लोग गंगा नदी में हर हर गंगे कहकर गोते लगा रहे थे। हर हर गंगे मतलब हे गंगे माता, हमारे सारे कष्ट और हमारे सारे पाप हर लो, मतलब उन्हें दूर कर लो। सूर्य के प्रकाश से गंगा का पानी सोने की भांति चमक रहा था। अब जो सूर्य का प्रकाश था, आपने देखा होगा किसी भी जब भी पानी पर पड़ता है, चाहे वो नदी हो, समुद्र हो या तालाब हो, तो पानी जो है चमकने लगता है। तो वैसे ही उसने लिखा है कि एकदम सोने की तरह, मतलब गोल्ड की तरह वो शाइन कर रहा था, चमक रहा था। चारों ओर मधुर संगीत बज रहा था, क्योंकि वो एक पवित्र और दर्शनीय स्थल है। तो इस वजह से वहां पे चारों ओर जो है बहुत ही मधुर संगीत, मतलब म्यूजिक जो था वो बज रहा था। मनमोहक दृश्य था, बहुत ही अट्रैक्टिव सीन था, बहुत ही अच्छा व्यू था। हम 2 घंटे तक उसमें नहाते रहे। अपने कपड़े पहनकर हमने गंगा नदी के ऊपर बने मंदिर में पूजा की और एक होटल में भोजन करके धर्मशाला में लौट आए। जैसे हम लोग भी कभी घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर सुबह हम कहीं घूमने के लिए गए, होटल में अपना सामान रखते हैं, थोड़ा विजिटिंग प्लेसेस पे जाते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर वापस थोड़ा होटल में रेस्ट करते हैं, फिर हम लोग शाम को घूमने निकलते हैं और रात को वापस उसी होटल में आ जाते हैं। सेम वैसे ही उन्होंने किया। धर्मशाला से पहले हर की पौड़ी पर गए, वहां पर उन्होंने स्नान किया, जो मंदिर था उसमें पूजा की और फिर लंच करके उन्होंने दोपहर का भोजन करके और धर्मशाला में लौट आए। दिन भर आराम किया और शाम को वहां के मंदिरों में घूमने गए। वैष्णो देवी मंदिर तथा भारत माता मंदिर बहुत खूबसूरत थे। अब देखिए, पहले दिन जब वो घूमने गया है तो उसमें किन किन चीजों का आ रहा है। कई बार इसमें जब प्रश्न बनते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 मई, 11 मई और 12 मई की चीजों में। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला दिन जो था वो हरिद्वार में उतरे। हरिद्वार में जयराम आश्रम में रहे। वहीं रहकर उन्होंने सबसे पहले हर की पौड़ी पर स्नान किया, फिर वहां गंगा नदी में पूजा की एक मंदिर में, फिर वो लोग वैष्णो देवी मंदिर और भारत माता मंदिर घूमने के लिए गए। मन कर रहा था यहीं रुक जाए, लेकिन रात हो गई थी और हम वापस कमरे में आ गए। तो जैसा मैंने बताया कि जैसे ही रात हुई वो लोग वापस अपने कमरे में लौट आए। अब अगले दिन की बात आती है, जो दूसरा दिन है, 11 मई 2017। हम 6 बजे तक उठ गए। हरिद्वार की सुबह फिर अनोखी सी लगी। पापा ने बताया कि आज हम ऋषिकेश चलेंगे। ध्यान रखिए, पहले दिन वो हरिद्वार में थे और 11 मई को वो लोग ऋषिकेश जाने वाले थे। हम 8 बजे तक तैयार होकर धर्मशाला से बाहर आ गए। तभी एक ऑटो वाला वहां आया और हमें ऋषिकेश ले चलने के लिए तैयार हो गया। ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में तरह तरह के पेड़ पौधे, छोटी छोटी जलधाराएं और जहां तहां बने छोटे छोटे ढाबे एकदम अद्भुत से लगते हैं। जैसे जैसे हम ऋषिकेश के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हरे भरे पहाड़ दिखने लग गए। तो जो ऋषिकेश है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। सुबह 8 बजे वो लोग तैयार होकर धर्मशाला से निकले। ऑटो वाला आया। ऑटो वाले ने उन्हें बताया कि जो ऋषिकेश है वो हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वो लोग अपने सफर के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दिए, छोटी छोटी जलधाराएं। जलधाराएं का मतलब होता है स्ट्रीम्स। जब भी कोई बड़ी नदियां होती हैं
तो आसपास यहाँ तहाँ से उनकी जो पतली पतली जल की धाराएं, मतलब जो पतली पतली स्ट्रीम्स हैं, वो बहती हुई दिखाई देती हैं। छोटे छोटे ढाबे, जो रेस्टोरेंट होते हैं, रोड साइड रेस्टोरेंट होते हैं छोटे छोटे, उन्हें ढाबे कहा जाता है। तो वो ढाबे भी उन्हें दिखाई दे रहे थे, एकदम अद्भुत से लग रहे थे। अद्भुत का मतलब होता है इनक्रेडिबल, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जैसे जैसे हम ऋषिकेश के पास पहुंचे, वैसे वैसे हरे भरे पहाड़ दिखने लगे। ऋषिकेश जो है, जैसे ही वो लोग पहुंचे, वहां आसपास हरे भरे पहाड़ दिखने लगे। लगभग 1 घंटे में हम ऋषिकेश पहुंच गए। यह जगह हरिद्वार के मुकाबले थोड़ी छोटी है, इसलिए यहाँ पर हरिद्वार की तरह अधिक चहल पहल नहीं है। चहल पहल मतलब ज्यादा क्राउडेड एरिया नहीं है। हरिद्वार बड़ा है, ज्यादा क्राउडेड है, लेकिन ऋषिकेश में इतना क्राउड नहीं था। तो इसीलिए क्या था, यहाँ का माहौल शांति प्रदान करने वाला लगा। माहौल का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। तो ऋषिकेश जो था, जैसे ही वो पहुंचे, वहां का माहौल शांति प्रदान करने वाला था, क्योंकि वहां पे ज्यादा चहल पहल नहीं थी। हम राम झूले पर चलकर एक ओर से दूसरी ओर आने लगे। यह झूला तो सचमुच बहुत बड़ा है। राम झूला जो है, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज है, एक रोपवे की तरह है, जो कि रस्सियों का बना हुआ है, जिस पर आप पैदल चलकर एक ओर से दूसरी ओर जा सकते हैं। क्योंकि वो रस्सियों का बना है, स्विंग करता है, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा राम झूला। तो वे जब राम झूले पर गए, यह झूला तो सचमुच बहुत बड़ा है। सैकड़ों बंदर इस पर घूमते रहते हैं। इसके नीचे से गंगा नदी धीरे धीरे बहती है। अब आप अनुभव कर सकते हैं कि नीचे से गंगा नदी बह रही है, धीरे धीरे सूरज की किरणें उस पर पड़ रही है, पानी चमक रहा है, और उसके ऊपर बना जो रोप वे है, जो ब्रिज है, उस पर से वो लोग निकल कर जा रहे थे। यहाँ अनेक आश्रम बने हैं, जिनमें लोग ध्यान लगाते और योग करते दिखाई देते हैं। जैसा कि पहले ही कार्तिक ने अपनी डायरी में लिखा कि ऋषिकेश में ज्यादा भीड़ नहीं है, बहुत शांति भरा माहौल है, एकदम पीसफुल है। तो वहां पर क्या करते हैं, लोग ध्यान लगाते हैं, मतलब मेडिटेशन। ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। और योग, योगा आप लोग जानते हैं। तो मेडिटेशन करते हुए, योग करते हुए लोग वहां पर दिखाई देते हैं। यहाँ के स्वर्गाश्रम तथा गीता भवन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और उनके बीच क्रम से कोई कहानी कहती अनेक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जैसे किसी म्यूजियम में होता है, सेम वैसे ही वहां का जो स्वर्गाश्रम और जो गीता भवन थे, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए थे, और बीच बीच में कुछ मूर्तियां लगाई हुई थी, जिनकी सबकी अपनी एक अलग कहानी और एक स्टोरी थी। यहाँ आकर तो मन करता है कि काश हमारा घर भी यहीं कहीं होता। कार्तिक अपने मन की बात लिख रहा है, अपने विचार, अपने थॉट्स लिख रहा है कि उसे इतना अच्छा लग रहा था वहां पर, कि उसका मन कर रहा था कि काश उसका घर भी यहीं कहीं आसपास होता। दोपहर का भोजन करने के बाद हम लक्ष्मण झूला देखने के लिए गए। लक्ष्मण झूला भी राम झूले की ही तरह रोपवे है, गंगा नदी पर ब्रिज बना हुआ है, लेकिन राम झूले से थोड़ा छोटा है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि राम जो थे, बड़े भाई थे, तो बड़ा झूला राम जी के नाम पर है, राम झूला। और जो छोटा झूला है वो लक्ष्मण झूला, क्योंकि लक्ष्मण जी छोटे भाई थे। यह राम झूले से थोड़ा तंग व छोटा है। सारा दिन यहाँ बिताकर हम हरिद्वार लौट आए। दूसरे दिन ध्यान रखिए, वो लोग ऋषिकेश की यात्रा पर गए। वहां पर उन्होंने हरे भरे पहाड़ देखे, पेड़ पौधे देखे, छोटी मोटी जलधाराएं देखी। वो लोग राम झूले पर गए। फिर वहां पर उन्होंने जो आश्रम देखे, उन आश्रमों में लोग ध्यान लगाते और योग करते दिखाई दिए। फिर वो स्वर्गाश्रम गीता भवन गए, जहां पर उन्होंने पेड़ पौधे और कई सारी जो मूर्तियां थी, जिनकी अपनी ही कुछ कहानियां थी, ऐसी मूर्तियां भी देखी। और फिर वो दोपहर का भोजन करके लक्ष्मण झूला देखने गए, और फिर सारा दिन वहां बिताकर लौट आए। एक और बात जो कई बार क्वेश्चंस में आती है, प्रश्नों में आती है, राम झूला और लक्ष्मण झूले के लिए, कि राम झूला बहुत बड़ा है और लक्ष्मण झूला जो है थोड़ा तंग, मतलब थोड़ा सकरा, इतना वाइड नहीं है, थोड़ा नैरो है और छोटा है, मतलब स्मॉल है इन कंपैरिजन ऑफ राम झूला। अब आता है तीसरा दिन, जो कि है 12 मई का। 12 मई
हम कल की अपेक्षा थोड़ा और जल्दी उठे। पापा बोले आज हम नीलकंठ जाएंगे, जल्दी से तैयार हो लो। ध्यान रखिए, पहला दिन हरिद्वार, दूसरा दिन ऋषिकेश और तीसरा दिन वो लोग जाने वाले थे नीलकंठ। बबली बोली पापा नीलकंठ कहाँ है? तब पापा ने बताया कि ऋषिकेश में दिखे पहाड़ के पीछे नीलकंठ नामक स्थान है। उस स्थान पर भगवान शिव ने तपस्या की थी। हम तैयार हो चुके थे, तभी पापा एक टैक्सी ले आए। अब जो है जो बबली है, कार्तिक की छोटी बहन, वो पूछती है कि पापा नीलकंठ कहाँ है? तो उसके जो पिताजी है उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में जो पहाड़ दिखे थे उन पहाड़ों के पीछे नीलकंठ नाम का स्थान है। आप लोग जानते होंगे कि भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। तो भगवान शिव ने उस स्थान पर तपस्या की थी, इस वजह से उस स्थान का नाम नीलकंठ पड़ा है। हम तैयार हो चुके थे, तभी पापा टैक्सी ले आए। हम उसमें बैठकर बहुत खुश हुए। टैक्सी वाले ने बताया कि नीलकंठ तो ऋषिकेश से भी 15 से 20 किलोमीटर ऊपर है। जो टैक्सी वाला था उसने बताया कि जो नीलकंठ है वो ऋषिकेश से भी और ज्यादा 15-20 किलोमीटर ऊपर की ओर है, क्योंकि पहाड़ों पे बना हुआ है सब कुछ, तो थोड़ा ऊपर की ओर है। लगभग 3 घंटे में हम वहां पहुंच गए, लेकिन रास्ते में जो कुछ दिखा वह तो बहुत ही मजेदार था। उन लोगों को नीलकंठ तक पहुंचने में लगभग 3 घंटा लगा, और जो उसने देखा वो बहुत ही मजेदार था। उसने उस चीज को बहुत ही एंजॉय किया। छोटे छोटे गांव, सीढ़ी नुमा खेतों में काम करते लोग, झरझर बहते झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब कुछ सपने के समान था। कार्तिक लिख रहा है कि उसने क्या क्या देखा। उसने देखा कि वहां छोटे छोटे गांव थे, सीढ़ी नुमा खेत। सीढ़ी नुमा खेत का मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे जहाँ लोग रहते हैं वहां पे उन लोगों के जो घरों की बसावट होती है, घरों की बसावट या उनके जो खेत होते हैं वो एक तरह से एक के ऊपर एक लगे होते हैं, मतलब एक स्टेयर्स या स्टेप्स की तरह से शेप लिए हुए होते हैं। तो वैसे ही सीढ़ी नुमा खेत थे। झरझर बहते झरने, झरने मतलब वाटरफॉल थे बहुत सारे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब कुछ सपने के समान लग रहा था। उसे इतना सुंदर लग रहा था, उसे लग रहा था कि शायद वो ड्रीम देख रहा है, कोई सपना देख रहा है। तभी हम नीलकंठ मंदिर के पास पहुंचे। आसपास बनी छोटी छोटी दुकानों से हमने प्रसाद लिया और मंदिर में चले गए। आप जानते होंगे जब भी आप मंदिर गए होंगे किसी, तो मंदिर में या फिर किसी भी पूजा स्थल में नजदीक में दुकानें होती हैं जहां से प्रसाद ले सकते हैं। तो सेम वैसे ही किया उन्होंने, जो नजदीक में दुकानें बनी थी वहां से प्रसाद लिया और मंदिर में चले गए। मंदिर बहुत प्राचीन था। प्राचीन का अर्थ होता है बहुत ही पुराना। तो बहुत प्राचीन था। वहां स्थापित एक वृक्ष तो माना जाता है कि हजारों वर्षों से यहीं खड़ा है। ऐसी मान्यता है कि वहां का जो एक वृक्ष है हजारों वर्षों से वो वहीं पर लगा हुआ है। हमने पूजा अर्चना की और बाहर आकर पहाड़ पर बने एक ढाबे पर खाना खाया। उन्होंने उसी मंदिर में पूजा की। अर्चना का मतलब होता है प्रे करना, प्रेयर करना। तो उन्होंने पूजा की, वहां पर प्रेयर की और पहाड़ पर बने एक ढाबे पर, मैंने कहा था आपको रोड साइड रेस्टोरेंट जो होते हैं उसे ढाबा कहा जाता है, तो वहां बने ढाबे पर उन्होंने खाना खाया। यहाँ काम करते लोग भी पहाड़ी थे, जो बहुत प्यार से हमारी आओ भगत कर रहे थे। आओ भगत का मतलब होता है वेलकम करना, किसी का स्वागत करना। तो वहां के जो लोग थे पहाड़ी थे, मतलब जो माउंटेन पर रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, उन्हें पहाड़ी कहा जाता है। तो वहां के लोग भी पहाड़ी थे, बहुत प्यार से सबका स्वागत कर रहे थे। सारा दिन हम एक झरने के पास बैठे रहे। झरना मतलब वाटरफॉल। झरने के पास बैठे रहे। रह रहकर पानी की बौछारें हमारे चेहरे पर लग रही थी, जिनसे हमारी थकावट एकदम मिट गई। आपने देखा होगा, अनुभव कीजिए, जो भी कार्तिक ने अपनी डायरी में लिखा है कि एक झरने के पास बैठे हैं, उसकी जो बौछारें हैं, पानी की बूंदे, ठंडे ठंडे पानी की बूंदे आपके चेहरे पर आ रही है, तो सारी जो थकावट होती है दिन भर घूमने की वो एकदम खत्म हो जाती है, मिट जाती है। शाम को लगभग 5 बजे हम वहां से चल पड़े। उत्तराखंड में यही हमारा अंतिम दिन था, लेकिन इन 3 दिनों में हमने बहुत मजे किए और बहुत कुछ सीखा। 8 बजे तक हम धर्मशाला में लौट आए और वापस अपने घर चलने की तैयारी करने लगे।
रात 11 बजे हमारी बस थी जिससे हम वापस दिल्ली लौटने वाले थे। उन्होंने उत्तराखंड में घूमा, तीनों दिन उन्होंने सैर किया। पहले दिन हरिद्वार, दूसरे दिन ऋषिकेश, तीसरे दिन नीलकंठ और फिर वो अंत में दोबारा अपने घर दिल्ली जाने के लिए लौट गए। तो ये था हमारा पाठ वे 3 दिन, जो कि संकलित था। संकलित का मतलब होता है कंपाइल्ड। एक कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं होता है, जो कंटिन्यूटी में नहीं होता है। अलग अलग पोर्शन से उसको इकट्ठा करके और कंपाइल किया जाता है, उसे कहा जाता है संकलित। बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस पाठ से हमने क्या सीखा और इस पाठ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें क्यों दिया गया था। अपने देश के विविध स्थानों का परिचय प्राप्त करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था। हमने ये पाठ इसलिए पढ़ा ताकि हमें पता चले कि हमारे देश के अलग अलग स्थान हैं, वहाँ पर किस तरह के लोग होते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा होता है और वहाँ की संस्कृति और विचार, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, यही जानकारी देना इस पाठ का उद्देश्य था। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, भोजन आदि के विषय में जानना। जब भी हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो हमें कई चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन, वो प्लेन पर बसा हुआ है, पहाड़ों पर बसा हुआ है, वहाँ नदियां हैं, झरने हैं, पर्वत है, पहाड़ है, हरियाली है, रेगिस्तान है, इस तरह की चीजों के बारे में पता चलता है। वहाँ की संस्कृति, कल्चर के बारे में पता चलता है। वहाँ का भोजन मतलब वहाँ का क्या खान पान है, वहाँ के लोगों की वेशभूषा और उनके जैसे लाइफ स्टाइल है, उनकी उनकी जो जीवन शैली है, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। महानगरी वातावरण से दूर कुछ समय प्रकृति के निकट व्यतीत करने का आनंद। इससे इस पाठ से हमने ये भी सीखा कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में मेट्रो सिटीज में हर तरफ शोर, धूल और धुआं भरा होता है, लेकिन जब हम इन सब से हटकर कुछ समय प्रकृति के निकट मतलब नेचर के नजदीक जाकर जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं कुछ समय के लिए, तो हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। दैनिक जीवन में एक रस्ता भंग होने पर मन में जन्मे उत्साह और प्रसन्नता का अनुभव करना। इससे हमें ये भी सीखा है हमने कि जब हमारी जो दैनिक जीवन है, हमारी डेली लाइफ है, उसमें एक रास्ता मतलब एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है कि वही मॉर्निंग में उठे, तैयार हुए, स्कूल गए, स्कूल से आए, फिर हमने खाना खाया, फिर सो गए, अगले दिन फिर उठे और सेम रूटीन। तो हमारा सेम रूटीन जो होता है, डेली लाइफ जो होती है, उस लाइफ से थोड़ा जब भी चेंज मिलता है, छुट्टियां होती है, तो जब हम किसी दूसरी जगह, नई जगह पर घूमने जाते हैं, तो हमारे मन में एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह और प्रसन्नता का जो अनुभव होता है, वही बताना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था और यही हमने इस पाठ से सीखा। सो बच्चों, ये था हमारा पाठ 6 वे 3 दिन। इसका पहले का पाठ मैं यहीं आपको ऊपर लिंक कर दूंगी और इस किताब के निकुंज हिंदी पाठमाला के अन्य पाठ और या फिर व्याकरण के अगर आपको कुछ पाठों के या विषयों के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर लिंक कर दूंगी। और साथ ही साथ अगर आप किसी नए विषय पर कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए। धन्यवाद।